हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एन अकेडमी। आज हम रोज़ की तरह द हिंदू पर डिस्कशन करेंगे, जहां पर हमारा फोकस रहेगा उन सभी खबरों पर जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 14 जनवरी के इस डिस्कशन में आपका बहुत स्वागत है, जहां पे हम बात करने वाले हैं मुख्य खबरों और संपादकीयों की। और यहाँ पर हमने अपने पूरे डिस्कशन को बांटा हुआ है जीएस के पेपर 2, पेपर 3, बिकॉज मेन खबरें पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी से आती हैं। सो नाउ वी शैल सी द मेन न्यूज़, एंड बिफोर दैट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 18 जनवरी से द बैच इज बिगिनिंग। वो बैच जो प्रीलिम्स को टारगेट करेगा, तो जो भी छात्र प्रीलिम्स करना चाहते हैं, दे फोकस ऑन द प्रीलिम्स, वो इस बैच में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर यू गेट द टोटल प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज with top educators, prelims test series, PDF material, dedicated doubt clearing sessions and interview preparations। इसमें सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने प्रीलिम्स की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, और इस कोड का इस्तेमाल करके आप उसमें डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। देन वी हैव अ बैच जो 1 साल के प्रिपरेशन के लिए है। जिन छात्रों को 2022 में एग्जाम देना है, वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर यू गेट the total syllabus coverage with top educators, prelims test series, PDF material, and the dedicated doubt clearing sessions and the interview preparations, right? So हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन मुख्य खबरों पर फॉर जनवरी 14। तो यहाँ देखें आप, द फर्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम द आईआर, जहां पर हम बात करने वाले हैं इजरायली स्ट्राइक्स ऑन द सीरिया इन ईयर्स। तो 57 लोगों को इंक्लूडिंग आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स को मारा गया है इन द इजरायली अटैक। एंड द पॉइंट इज कि इजराइल के इस हमले के पीछे देखो कारण क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे इजराइल है और यहाँ पे सीरिया है। वैसे तो सीरिया के सिविल वॉर में इजराइल को इंटरेस्ट नहीं है, बट द पॉइंट इज कि सीरिया, लेबनन में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है, और हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल पे हमले करते हैं। हिजबुल्लाह को आर्म्स एम्यूनिशंस इजराइल के खिलाफ ईरान से प्राप्त होता है। ईरान सपोर्ट्स हिजबुल्लाह, और ये ईरान के इस सप्लाई की खबर इजराइल को मिली है। तो खबर ये आई कि एम्यूनिशंस जो हैं, आर्म्स एम्यूनिशंस हैव बीन ट्रांसफर्ड, राइट? तो transported a consignment of Iranian manufactured weapons to eastern Syria from Iraq। तो ये खबर इजराइल को मिली है कि ईरान के अंतर बने हुए हथियारों की सप्लाई सीरिया में हुई है, जिसका इस्तेमाल हो सकता है अगेंस्ट इजराइल। तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको डिफ्यूज करने के लिए सीरिया पे इजरायली हमला हुआ है। तो वेस्ट एशिया की खबरें इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं मैपिंग को लेकर, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं वेस्ट एशिया की सिचुएशन क्या है और भारत के इसके इंटरेस्ट क्या हैं। डेली सुबह 11 से 12 स्पेशल क्लासेस में मैं इसका डिस्कशन करता हूं, इन चीज़ों का, जो आप स्पेशल क्लास में देख सकते हैं, जिसके लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को आप फॉलो करें। इस टेलीग्राम ग्रुप में क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां पर डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। अगली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है फ्रॉम यूएसए। यूएसए ने एक रिपोर्ट इशू किया है। दरअसल वो रिपोर्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जो आमतौर पे होती है कॉन्फिडेंशियल, बट यूएस गवर्नमेंट ने उसको ये रिलीज किया है ताकि अमेरिकी पब्लिक को अपनी पॉलिसी के बारे में बता सकें। उसमें कहा गया है कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र हमारा है, उसमें अमेरिका के सामने चाइना सबसे बड़ा थ्रेट बन के सामने आया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया इज अ बिगर चैलेंज फॉर अमेरिका, क्योंकि इसके पास बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इट सेज कि इंडिया जो है, इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया इस क्षेत्र में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और यूएस इंडिया मिलकर यहाँ पर चाइना की इलीगल इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इंडिया को अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बड़ा एलिमेंट देता है, एंड दैट इज़ वाई यू सी कि चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हों, चाहे वो न्यूक्लियर पैक्ट हो, या फिर वो क्वाड जैसे मिलिट्री अरेंजमेंट्स हो, इन सभी में इंडिया की प्राइमेसी अमेरिका ने दिखाई है। यूएस इंडिया हैज बीन कोऑपरेटिंग ऑन मल्टीपल फोरम्स ऑन द सिक्योरिटी अपैरेटस।
और इंडिया को अमेरिका देखता है इस क्षेत्र में चाइना को बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा फोर्स, जिसका फायदा भारत को अमेरिका से मिलेगा। और चाइना का चैलेंज हमारे सामने भी है कि चाइना गलवान घाटी हो, चाहे वो LAC हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, इन सभी क्षेत्रों में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तो हमारे लिए भी यूएस के साथ कोऑपरेशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि हम चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकें। नाउ थर्ड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है श्रीलंका से, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि श्रीलंका के जो बंदरगाह हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि चाइनीज़ पैसा बहुत है, चाइनीज़ हैव बॉट द पोर्ट्स, और जिससे श्रीलंका के सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया। तो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो कोलंबो का पोर्ट है उसके निर्माण में 49% तक का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप करेगा। और राजपक्षे ने कहा है कि ये कोई भी पोर्ट किसी को भी बेचा नहीं जाएगा, लीज किया नहीं जाएगा, वो श्रीलंका की प्रॉपर्टी होगी। और बेसिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना प्लेज अ चेकबुक डिप्लोमेसी, वो देशों को सस्ते लोन के माध्यम से अपने इकोनॉमिक अधीनता स्वीकार करने के लिए फोर्स करता है, जबकि यहाँ पर राजपक्षे ने कहा है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और पिछले हफ्ते ही हमारे विदेश मंत्री कोलंबो गए थे, कोलंबो में बातचीत हुई जो कुछ सकारात्मक है, और श्रीलंका ने भारत के चैलेंजेस को या भारत की चिंताओं को, जिसमें चाइना का श्रीलंका में बढ़ता प्रेजेंस है, उसको सीमित करने का आश्वासन दिया है और अपने भी लोगों को बताया है कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जो चाइना की शक्तियों को यहाँ बढ़ाए। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अगली जो न्यूज़ है बेसिकली वो UN सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही है, जिसमें भारत ने ये मैसेज दिया है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद को रोकने में बहुत सफल नहीं रहा, इसके बजाय FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ बेटर ग्रुप, जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया है आतंकवाद से लड़ाई करने में। और इंडिया ने यह भी कहा है कि हम केवल पाकिस्तान का वॉच नहीं कर रहे हैं, हम आपको भी वॉच कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या कदम लिए हैं, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकियों को बैन करने की बात पर एक मत नहीं होता। चाइना डिस्टिंग्विश करता है गुड एंड बैड टेररिस्ट में, जो बहुत ही इलॉजिकल है। टेररिस्ट आर टेररिस्ट, और UN सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रकार के चाइनीज एक्शन से आतंकी संगठनों पर लगाम लगानी मुश्किल हो जाती है। इंडिया सेड कि एक प्रोसेस हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हो कि आतंकियों को ग्लोबल बैन का टैग कैसे दिया जाएगा, उस पर सहमति बने। ऐसा ना हो कि देश अपने अपने हिसाब से जो आतंकी संगठनों को अच्छे लगते हैं, जो उनके हित की बात करते हैं, उसे वो गुड करार दें, और जो इंडिया पे अटैक करे उसको बैड करार दें। इन सब चीज़ों के डिस्टिंग्विश को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये कहा गया कि टेररिस्ट आर टेररिस्ट, और UNSC आतंकियों पे बैन अभी लगा नहीं पा रहा, तो ये उनके लिए चिंता की बात है। भारत के लिए भी एक चिंता आक्रोश की बात है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट वर्किंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। इसमें अगली जो खबर पॉलिटी से आ रही है, जिसमें आप देखेंगे जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। कोर्ट ने, हमने कल भी बात की थी कि कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि फार्म कानून जो है, कृषि जो कानून है, उन पे स्टे लगेगा और एक कमेटी बनेगी। कमेटी 4 लोगों की बनेगी जो ये तय करेगी कि कानून सही है गलत है। तो चिंता की बात दरअसल ये कि काम जुडिशरी का ये है नहीं। जुडिशरी यहाँ पर ऐसा करते हुए कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है, जो उसके अतिक्रमण के रूप में देखा जाएगा। और मान लीजिए कमेटी ने सिफारिश दी, तो क्या कोर्ट उस कमेटी की सिफारिश पे लॉ बना सकती है, ये भी चिंता की बात है। तो किसानों के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो एक कठिन दौर में प्रवेश कर चुकी है, जो कोर्ट ने अपनी भूमिका को एक्सीड कर दिया है। उनका काम तो ये होना चाहिए था कि यदि कानून सही है तो उसको हाँ करते, वरना उसको रद्द करते। किंतु 2 पक्षों के बीच में मीडिएशन काम सुप्रीम कोर्ट का किसी भी एंगल से जस्टिफाई दिखाई नहीं देता है। दिल्ली सरकार ने सीरो सर्वे किया है। सीरो सर्वे बेसिकली एक सर्वे है जो एंटीबॉडी
की जांच करता है कि कितने % लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो दिल्ली सरकार एक 5वें चरण का सीरो सर्वे करेगी, जिसके माध्यम से पता करेगी कि कितने लोगों ने अपनी बॉडी में एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया है, ताकि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन पे प्लान करना आसान हो जाएगा। द आइडिया इज कि यदि लोगों ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली होगी तो एंटीबॉडी के डेवलप होने से जो वायरस के स्प्रेड का चेन है वो टूटेगा और ये एक प्रकार से कोरोना के स्प्रेड को रोकेगा। तो यदि एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी होंगी तो कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो सकता है। यदि एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई होगी तो कोरोना के वैक्सीन की डिमांड बढ़ेगी। इन उद्देश्यों से ये सर्वे किया गया है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की जीएस पेपर 3 के खबरों की, जिसमें आरबीआई ने एक ग्रुप बनाया है डिजिटल लैंडिंग के ऊपर। ये वो ग्रुप है, देखिए डिजिटल लैंडिंग का मतलब है डिजिटली हम ऐप के माध्यम से पैसा लेते और देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बैंकिंग, लैंडिंग, बाकी सर्विसेज को आसान तो बनाती है, किंतु इसके साथ ही साथ डेटा की सिक्योरिटी, डेटा का लीकेज, लोगों की गोपनीयता आदि पे खतरा रहेगा। इन दोनों विपरीत परिस्थितियों को मापने के लिए डिजिटल लैंडिंग के वर्क ग्रुप को आरबीआई ने बनाया है, जो भविष्य में डिजिटल लैंडिंग की प्रक्रिया को सुगम करेगा और लोगों के हितों को सुरक्षित करने में मदद करेगा। तो ये थे आज की खास खबरें, और बहुत विस्तार से आप अगर इसको जानना चाहेंगे तो डेली मॉर्निंग में 11 से 12 हम डिस्कशन करते हैं द हिंदू के ऊपर, जिसके लिंक आपको मिल जाएगा मेरी स्पेशल क्लास टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम पे आप जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासेस। उसका लिंक आप देख सकते हैं, नीचे मैंने दे रखा है। तो इस लिंक पे जाके आप क्लासेस को ज्वाइन करें, और सारी स्पेशल क्लासेस हैं, निःशुल्क क्लासेस हैं, जहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन मिलता है हिंदू के ऊपर। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।